नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल माइंड कोचिंग क्लासेज में। मैं केपी सर आज आपको कुछ संविधान के बारे में और कोचिंग के बारे में दो चार चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि माइंड कोचिंग क्लासेज एक ऐसा मंच है जहां पे आपको सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतरीन से बेहतरीन फैकल्टीज़ के द्वारा हर विषय विशेषज्ञों के द्वारा तैयारी करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार मिलता है। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इससे जुड़ें और चैनल को देखें, चैनल वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मैं अपनी बात शुरू करूं तो संविधान की मैं कुछ विशेष बातों के साथ आपसे रूबरू होने आया हूं। देखिए, अपना संविधान जो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर को, इस दिन एक ऐसा टॉपिक छोटा सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो उस दिन रखा गया था, और उस टॉपिक का नाम है प्रस्तावना। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका मूल रूप से संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। 26 नवंबर 1949 को जब अपना संविधान बनकर तैयार हुआ था, इस दिन संविधान सभा के 284 सदस्यों ने जो हस्ताक्षर किए थे, तो सबसे पहले इस संविधान की प्रस्तावना को बोला गया था, लिखा गया था। प्रस्तावना के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें, इसके शाब्दिक अर्थ की अगर हम चर्चा करें तो किसी भी विषय वस्तु, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में बताने के लिए जो इंट्रोडक्शन देने का जो तरीका होता है, इसके परिचय का जो सिस्टम होता है, उसे हम प्रस्तावना कह सकते हैं। जैसे कोई लेखक अपनी पुस्तक लिखता है तो सबसे पहले बुक पे लिखा होता है लेखक की कलम से, वो एक प्रस्तावना होती है कि इस बुक में, इस पुस्तक में हमने ये चीज़ें लिखी हैं, उसे हम प्रस्तावना कह सकते हैं। तो मैं चर्चा करता हूँ आपके साथ प्रस्तावना की। देखिए, प्रस्तावना के बारे में हम चर्चा करें तो प्रस्तावना की प्रेरणा जो है, प्रेरणा ये हमने ली है यूएसए के संविधान से। यूएसए के संविधान से। यूएसए के संविधान आपको पता होगा दुनिया का पहला लिखित और प्राचीनतम नवीनतम लिखित रूप में पहला संविधान माना जाता है। तो यूएसए के संविधान से हमने प्रेरणा ली कि हमारे संविधान में एक प्रस्तावना होनी चाहिए। प्रेरणा का तात्पर्य ये होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो आपको प्रेरित करने वाली शक्ति होती है, वो क्या कहलाती है? प्रेरणा कहलाती है। तो हमने प्रस्तावना की प्रेरणा ली है अमेरिका के संविधान से। अगर इसके स्रोत की बात करें कि ये स्रोत कहाँ से, सोर्स कहाँ से आया इसका, तो इसका सोर्स हमने लिया है उद्देश्य प्रस्ताव से। उद्देश्य प्रस्ताव से 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने जो संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा था, जिसे हम उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, इस उद्देश्य प्रस्ताव के कुछ थोड़े से शब्दों को लेकर हमने एक प्रस्तावना बनाई, और इसलिए इस प्रस्तावना का स्रोत क्या गया है? उद्देश्य प्रस्ताव। अगर इस पर बात करें प्रभाव किसका पड़ा है, तो साथियों प्रस्तावना पर प्रभाव जो है वो ऑस्ट्रेलिया का पड़ा है, और ये ऑस्ट्रेलिया का जो प्रभाव है ये भाषात्मक रूप से पड़ा है। कैसा प्रभाव पड़ा है? भाषात्मक प्रभाव। आप ध्यान दीजिए, भाषात्मक प्रभाव क्या होता है? किसी भी विषय वस्तु को बोलने के लिए जो लहजा और जो तरीका हम काम में लेते हैं वो भाषा कहलाती है। जैसे मेरा बोलने का जो मैं तरीका काम में ले रहा हूँ, वो हिंदी भाषा बोल रहा हूँ, और आपके सामने जो मैं लिख रहा हूँ ये मेरी लिपि है, जिसको मैं देवनागरी लिपि में लिख रहा हूँ। तो बोलने के लिए जिस सुर, लय, ताल के साथ हम कार्य करते हैं वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। तो प्रस्तावना की भाषा को बोलने का जो लहजा उतारा गया है, जो तरीका अपनाया गया है, वो क्या कहलाता है? भाषात्मक प्रभाव कहलाता है। तो इस पर भाषात्मक प्रभाव किस देश का पड़ा है? ऑस्ट्रेलिया का पड़ा है। उसके बाद बात करें कि प्रस्तावना में संविधान का अंग कब माना गया। याद रखना साथियों, प्रस्तावना कहीं भी, मैं शुरुआत में उल्लेख कर चुका हूं कि मूल रूप से प्रस्तावना संविधान में कहीं भी लिखी नहीं गई है। 26 नवंबर 1949 को जब हमने संविधान को अपनाया था, अधिनियमित, आत्मार्पित किया था, उस समय हमारे पास 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। किसी भाग में, किसी अनुसूची में और किसी भी अनुच्छेद में प्रस्तावना का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया। हालांकि 26 नवंबर 1949 को जब हमने संविधान अपनाया था, उसके साथ एक प्रस्तावना का उल्लेख है, पर वो संविधान के किसी भाग का उल्लेख, किसी अनुच्छेद का उल्लेख और किसी भी अनुसूची का उल्लेख नहीं है। तो संविधान का अंग प्रस्तावना को माना जाता है साथियों केशवानंद भारतीवाद निर्णय से। केशवानंद भारतीवाद जो 1973 में हुआ था, इस वाद के निर्णय से। ध्यान दें साथियों, यहां पर केशवानंद भारतीवाद में एक निर्णय हमारे सामने आता है, मूल ढांचा। साथियों मैं आपके साथ थोड़ी सी चर्चा करूं, मूल ढांचा क्या था?
मूल अधिकारों को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद था भारत सरकार के सामने, और सर्वोच्च न्यायालय ने एम सीकरी की अध्यक्षता में, जो भारतीय इतिहास की न्यायिक व्यवस्था में सबसे बड़ी एक समिति मानी जाती है, 13 जजों की एक न्यायिक पीठ ने 7-6 से निर्णय दिया था एम सीकरी की अध्यक्षता में कि संसद संविधान में सब कुछ बदल सकती है पर मूल ढांचा नहीं बदल सकती। तो याद रखना साथियों, इस केशवानंद भारतीवाद से हमारे सामने एक निर्णय आता है जिसे हम मूल ढांचे के नाम से जानते हैं, और ये जो मूल ढांचा है इसी से प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग मानने की शुरुआत की जाती है। तो कहीं ना कहीं प्रस्तावना को संविधान का अंग जो माना गया वो 1973 के केशवानंद भारतीवाद के निर्णय से माना जाता है। साथ ही उसके बाद बात करें प्रस्तावना के महत्व की। यहां मैं आपके सामने प्रस्तावना की बहुत सारी बातें रखने वाला हूं, ध्यान दो प्रस्तावना का महत्व क्या है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, जब प्रस्तावना को सर्वप्रथम 26 नवंबर 1949 के दिन बोला गया 284 लोगों द्वारा, तो केवल इसमें कितने शब्द थे? 85 शब्द थे। आज के दिन प्रस्तावना में टोटल शब्दों की संख्या कितनी हो गई है? 88 शब्द हो गए। याद रखना साथियों, प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, और यह संशोधन किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 में। क्या किया गया? इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे साथियों। 3 शब्द कौन कौन से हैं? ध्यान देना। पहला शब्द है समाजवाद, दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष, और याद रखना साथियों तीसरा शब्द है अखंडता। तो प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़े हैं। आज तक प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, और वो है 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे आप याद रखें लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। इसके द्वारा 3 शब्द जुड़े गए। याद रखना साथियों, जो संविधान के 88 शब्द हैं ये अपने आप में एक अपना इतिहास रखते हैं। संविधान की प्रस्तावना के हर एक शब्द का एक अपना अलग महत्व है। मैं आपके साथ शब्द से चर्चा करते चलूंगा, आप ध्यान देना शब्दों पे। 3 शब्द जोड़े गए, एक बार है। अब इसके महत्व क्या है, प्रस्तावना के क्या क्या महत्व है? तो देखो, सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण बात इसके बारे में कही है वो कहने वाले व्यक्ति पंडित ठाकुरदास भार्गव थे। ठाकुरदास भार्गव, याद रखना, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। देखिए, जैसे हमारे शरीर में एक आत्मा है पर हमें दिखाई नहीं देती है, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि ठीक वैसे ही हमारे संविधान में प्रस्तावना जो है वो आत्मा के रूप में कार्य करती है, बस हमें दिखाई नहीं देती है। अब इसको आत्मा क्यों कहा जाता है, इसके सारे महत्व क्यों हैं, तो मैं इसके एक लाइन लेकर चलता हूं। देखिए, प्रस्तावना की पहली लाइन सर शुरू होती है हम भारत के लोग। पहली लाइन है हम भारत के लोग। ये जो पहला वाक्य है प्रस्तावना का, ये हमने तो लिया है यूएनओ के संविधान से, और यूएनओ ने लिया था यूएसए के संविधान से। शब्दों पे ध्यान दें, प्रस्तावना की पहली लाइन हम भारत के लोग कहां से ली गई है? यूएनओ के संविधान से ली गई है, और यूएनओ ने कहां से लिया था? यूएसए के संविधान से लिया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रस्तावना की पूरी जो रूपरेखा है वो आपके सामने रखूं मैं। कुल 88 शब्द जो हैं वो अपने आप में क्या क्या कहना चाहते हैं, तो पहले मैं उन 88 शब्दों को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखें, सुने। पहली लाइन है हम भारत के लोग, फिर लाइन का ब्रेक देखिए, अगली लाइन शुरू होती है हम भारत के लोग भारत को एक समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित समाज बनाने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा, एकता, अखंडता और बंधुत्व को बढ़ाने वाली सामाजिक बंधुत्व का निर्माण करने तथा देश को अखंड बनाने के लिए मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को आज संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित और ग्रहण करते हैं। कुछ इस तरीके से हमारे संविधान की प्रस्तावना रखी गई है। इस प्रस्तावना के क्या महत्व हैं? जैसे पहली लाइन हम भारत के लोग, इस लाइन का अर्थ यह है, ये अपने आप में ये बताना चाहती है कि हमारे देश का जो संविधान है वो सारी शक्तियां जो है वो जनता से प्राप्त करता है। हम भारत के लोग बोलने वाले लोग 284 थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये लाइन हमें ये बताती है कि ये संविधान जो है वो भारतीय लोगों द्वारा स्वनिर्मित है और भारतीय लोगों द्वारा ही इसे अधिनियमित, आत्मार्पित और ग्रहण किया गया। साथियों ध्यान दें, हम भारत के लोगों का मतलब हम भारत के तत्कालीन या आज की भारत की सारी
जनता से संबंध रखता है। आगे हम इसके महत्व की और हम बात करें तो देखिए इसका महत्व जो है वो अलग अलग लोगों द्वारा दर्शाया गया है। जैसे इसके महत्व के बारे में एन पालकीवाला ने कहा है, नंबर 2 पे मैं लिखना चाहूंगा, एन पालकीवाला, इन्होंने कहा है कि प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय पत्र है, परिचय पत्र है। आप याद रखें परिचय पत्र की परिभाषा आप लोग जैसे बोल देते हैं आइडेंटिटी कार्ड होता है, पहचान पत्र होता है, ये इसकी परिभाषा नहीं होती है। किसी भी विषय वस्तु के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी संस्था के बारे में परिचय देने वाला एक जो छोटा सा कागज का टुकड़ा होता है वो क्या कहलाता है, उसका परिचय पत्र कहलाता है। मैं आपको बता दूं भारतीय संविधान लिखित रूप में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और इस सबसे बड़े संविधान का परिचय देने के लिए हमारे पास केवल कितने शब्द हैं, 88 शब्द हैं। इसलिए प्रस्तावना को पालकीवाला ने क्या कहा है, परिचय पत्र कहा है। एक और महत्व मैं आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से बात सुने। कृष्णस्वामी अय्यर, इन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है वो हमारे दीर्घकालीन सपनों का विस्तार है, दीर्घकालीन सपनों का विस्तार है। याद रखना दीर्घकालीन सपने क्या होते हैं और किन्हें दीर्घकालीन सपने कहते हैं। आप ये मत समझना कि बड़े लंबे समय तक लेने वाले सपने दीर्घकालीन सपने होते हैं। अरे सपना तो 1 मिनट का होता है, लेकिन उसे पूरा करने में जो वक्त लगता है ना, वो उस सपने का समय तय करता है कि ये छोटा सा सपना देखा था या बड़ा सपना देखा था। जैसे आपने सुना होगा, कहते हैं ना संघर्ष जितना बड़ा होता है जीत उतनी ही बड़ी होती है, क्योंकि आपने जो जीत हासिल करने की जो लंबा समय व्यतीत किया है वही आपकी जीत का इशारा करेगा कि आपकी जीत कैसी होनी चाहिए। तो यहां शब्दों पे ध्यान दें, दीर्घकालीन सपनों का विस्तार है। देखिए प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। आपसे मैं पूछना चाहूं, हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और इस 26 नवंबर 1949 के दिन जब ये प्रस्तावना पहली बार बोली गई थी तो हमने ऐसा सपना देखा था कि हम ऐसा समाज बनाएंगे जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नियमों पर आधारित हो, जो ऐसी न्याय पर आधारित हो। साथियों आज हमें 70 साल हो गए इस बात को, लेकिन क्या हमारा देश ऐसा समाज बन पाया है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो? नहीं बना ना। इसीलिए कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा था कि ये जो हमने एक सपना देखा है ये हमारे दीर्घकालीन सपनों का विस्तार है। साथियों मैं और महत्व पे लेके चलता हूं इसको। हमारे एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे के.एम. मुंशी, जिन्हें कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी भी कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना जो है वो हमारे संविधान की राजनीतिक कुंडली है, संविधान की राजनीतिक कुंडली है। याद रखना साथियों, आपको पता होगा तो हमारे देश में ज्योतिष विद्या का बहुत बड़ा प्रचलन रहा हुआ था। ज्योतिष विद्या के आधार पे जैसे किसी भी व्यक्ति के जन्म काल, भविष्य काल, भूतकाल का अगर कोई ज्योतिष का जानकार है तो कहते हैं कि सटीक अंदाजा लग सकता है। ठीक वैसे ही जैसे 9 ग्रहों के आधार पर कोई ज्योतिषाचार्य किसी व्यक्ति के सटीक भविष्य के बारे में अंदाजा लगा सकता है, ठीक वैसे ही राजनीतिक कुंडली बताया है। शब्दों पे ध्यान दें, केवल कितने शब्द हैं हमारे पास? 88 शब्द हैं जो दुनिया के सबसे बड़े संविधान का परिचय देते हैं। इसलिए के.एम. मुंशी ने कहा कि 88 शब्द नहीं है, ये हमारे संविधान की क्या है? राजनीतिक कुंडली, क्योंकि संविधान सर हमारे देश की राजनीति तय कर रहा है। हमारे देश की राजनीतिक धुरी की आधार, आज जो आधारशिला है, धुरी जो है वो हमारा संविधान है। इसलिए शब्दों पे ध्यान दें कि कृष्णस्वामी के.एम. मुंशी ने कहा कि ये हमारे संविधान की क्या है? राजनीतिक कुंडली। मैं और सारे महत्व की आपके साथ चर्चा करूंगा। जैसे अर्नेस्ट बार्कर ने कहा कि ये जो संविधान की प्रस्तावना है ये संविधान का कुंजी नोट है। शब्दों पे ध्यान देना साथियों, कुंजी नोट। अर्नेस्ट बार्कर ने कहा कुंजी नोट क्या होता है? जैसे मान लो चाबी रखने का जो स्थान होता है, आप सपोज करिए कि आप किसी होटल में गए हैं, किसी शॉपिंग मॉल में गए हैं, किसी बड़ी बिल्डिंग में गए हैं, वहां आपने देखा होगा कि मैनेजर के पास, एक रिसेप्शनिस्ट के पास एक कीबोर्ड लगा होता है जिसपे सारी चाबियां टंगी होती हैं। यकीन मानो वो उस पूरी बिल्डिंग को नियंत्रित करती हैं। ठीक वैसे ही दुनिया के सबसे बड़े संविधान को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास कितने शब्द हैं? 88 चाबियां हैं सर। यही हमारे संविधान की क्या है? अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार राजनीतिक कुंजी है, या जैसे अपन इसको कहें कि कुंजी नोट है। एक और थे सुभाष कश्यप, इन्होंने कहा था कि यदि संविधान
शरीर है तो प्रस्तावना उसमें आत्मा है। कुछ ये इसके महत्व की चर्चा करते हैं। अब अपन बात करेंगे इस प्रस्तावना में ऐसा क्या था, आखिर ऐसी क्या बातें थी। एक शब्द मैं आपके सामने लिख के आपको बता चुका हूं कि प्रस्तावना की जो पहली लाइन है वो ये कहती है कि हम भारत के लोग, अर्थात यहाँ सारे भारतवासियों से निर्णय करने की बात आती है। अगर इसकी और बातों पे करें तो इन 3 शब्दों की मैं व्याख्या आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ कि प्रस्तावना का हर एक शब्द अपने आप में स्पेशल महत्व रखता है। ध्यान दें, 3 शब्द कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। तो मैं इस प्रस्तावना की विशेषता आपके सामने रख रहा हूं। ध्यान देना, प्रस्तावना की पहली विशेषता है कि प्रस्तावना में देश को इंडिया कहा गया है। देखिए, हमारे संविधान में देश का नाम स्पेशली रूप से नहीं रखा गया। संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। और प्रस्तावना कहती है कि भारत इंडिया जो है, अर्थात इंडिया जो कि भारत है, ये प्रस्तावना में देश का नाम रखा गया। अगली विशेषता आपके सामने रख रहा हूं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद का तात्पर्य प्रस्तावना के अनुसार ये है कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान की जो विचारधारा है वो किसी भी प्रकार के समाज को कोई स्पेशल महत्व नहीं देती है, अर्थात यहाँ सभी प्रकार के समाज को समान रूप से महत्व दिया जाता है। अखंड पंथ निरपेक्ष की मैं बात करूं तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, अर्थात हमारे यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता दी जाती है। भारत का और भारत के किसी भी राज्य का कोई स्पेशल धर्म नहीं है। अखंडता की मैं बात करूं तो भारत एक अखंड राज्य है, एक अखंड गणराज्य है। प्रस्तावना की एक और विशेषता मैं आपके सामने रखूं तो प्रस्तावना ये कहती है कि भारत जो है वो गणतंत्रात्मक राष्ट्र है, अर्थात भारत गणतंत्र राज्य है। गणतंत्र की परिभाषा साथियों ये होती है कि यदि किसी देश के कार्यपालिका के प्रमुख, अर्थात किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन होता है, अर्थात उसका पद यदि वंशानुगत नहीं है, तो उस राष्ट्र को, उस देश को हम गणतंत्र राष्ट्र कह सकते हैं। और ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है कि भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है, क्योंकि भारत में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति का पद हमारे यहाँ वंशानुगत नहीं होता है। शब्दों पे ध्यान दे साथियों। और विशेषता की मैं आपसे चर्चा करूं कि प्रस्तावना में क्या क्या विशेषताएं, तो प्रस्तावना कहती है कि राज्य का दायित्व है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करना होगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर समाज की जिस देश में स्थापना हो जाती है वो एक कल्याणकारी समाज माना जाता है। और भारतीय संविधान का एक उद्देश्य है पंथ निरपेक्ष समाजवाद, जहां सारे धर्मों के, सारे वर्गों के लोगों को समान रूप से क्या दिया जाए, महत्व दिया जाए। और विशेषता की मैं आपसे चर्चा करूं तो साथियों ध्यान देना, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। प्रस्तावना में साथियों 3 प्रकार की न्याय पहले बता चुका हूं और 2 प्रकार की समानता की चर्चा की गई है। 2 प्रकार की समानता है अवसर और प्रतिष्ठा, अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये कहती है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को अवसर, जो भी उपलब्ध अवसर होंगे राज्य द्वारा, सरकार द्वारा, वो समान रूप से मिलेंगे और किसी की भी प्रतिष्ठा को हम आंच नहीं आने देंगे। ऐसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कहा जाता है। साथियों, एक विवाद हुआ था 1959 में, जिसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान समय में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग मान लिया गया है केशवानंद भारतीवाद के निर्णय से। अगर प्रस्तावना की और अधिक चर्चा करें तो साथियों ध्यान रखना, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग, मूल ढांचा होने के कारण प्रस्तावना में लिखी गई किसी भी बात को किसी भी न्यायिक व्यवस्था में चुनौती नहीं दी जा सकती, अर्थात प्रस्तावना में किसी भी प्रकार की न्यायिक समीक्षा संभव नहीं है। प्रस्तावना का जो पहला वाक्य लिया गया है वो यूएनओ के संविधान से लिया गया है और यूएनओ ने ये लिया है यूएसए के संविधान से। इस प्रकार कुल मिला के ये हमारे संविधान की प्रस्तावना की चर्चा है। थोड़ा सा यहाँ शब्दों पे ध्यान दें। प्रस्तावना का एक और नाम यदि कभी आपने सुना हो तो एक नाम होता है उद्देशिका। और उद्देशिका प्रस्तावना को इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए, प्रस्तावना का जन्म जो है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखे गए 13 दिसंबर 1946 को। प्रस्ताव कब आया था? 13 दिसंबर 1946 को। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इस उद्देश्य प्रस्ताव के कुछ शब्द, अर्थात कितने शब्द, 85 शब्दों के साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनाई गई। इसीलिए इस प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? उद्देशिका भी कहा जाता है। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना की कुछ बातें थी, कुछ विशेषताएं थी।
उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।